यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ज्वाइन एवरीवन, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। चलिए सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से प्लीज एवरीवन ज्वाइन सो वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग रिसर्च की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स की रात को रोज 9 बजे क्लास चलती है। तो देर आर वेरी फ्यू टॉपिक, कुछ 2-3 यूनिट्स हो चुकी हैं। आज हम लोग स्टैटिक्स वाली बात करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी और आपको पूरा टूल्स टेक्निक जो भी स्टैटिक्स बात करिए, सैम्पलिंग सब कुछ पढ़ाएंगे। तो पहले बेसिक रिसर्च से लेकर स्टार्ट करेंगे। रिसर्च क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करेंगे हम लोग, डेटा एनालिसिस की बात करेंगे हम लोग, रिसर्च प्रोसेस की बात करेंगे। उसके बाद आगे कहीं ना कहीं एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इन सब चीजों की हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि पेपर 1 भी सभी लोगों को देना है। और उसके अलावा जो बच्चे यूजीसी नेट, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, तो कई सारे सब्जेक्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ज्वाइन एवरीवन, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। अगले 1 मिनट में, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे हुए लोग भी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। बेसिक से लेकर एडवांस तक की रिसर्च की अगली 7-8 क्लासेस में पूरी रिसर्च हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे बेसिक्स में। और उसके बाद फिर जो प्रोबेबिलिटी की बात करिए या टाइम सीरीज की बात करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। पिछले 11-12 सालों से लगातार यूजीसी नेट, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। पेपर 1 में रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड्स या कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन का पार्ट्स भी लेते हैं। तो बात करेंगे कि बेसिक रिसर्च क्या होता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों लोग के लिए रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ए सीरियस एकेडमिक एक्टिविटीज विद ए set of objectives to explain or analyze or understand the problems or finding solutions for the problems by adopting a systematic approach in collecting, organizing and analyzing the information relating to the problem. रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं वो तो पता ही है कि एक सीरियस एकेडमिक एक्टिविटीज है। रिसर्च हम लोग, रिसर्च का मतलब दो कारणों की वजह से रिसर्च करते हैं। एक होता है कि ऑल टुगेदर जब नया निकालना है, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, जब कुछ भी बिल्कुल नया नया निकालने की प्रक्रिया को हम लोग रिसर्च कहते हैं। टू फाइंड आउट समथिंग न्यू या टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन द एग्जिस्टिंग वन। ठीक, क्लियर? तो ऐसी जो कुछ ऐसी सारी घटनाएं, ऐसी सारी रिसर्च जो पहले हो चुकी हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग वहां पर वेट, तो ऐसी सारी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं या बिल्कुल नया निकालने की प्रक्रिया को, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, और या जो ऐसी सारी रिसर्च हो चुकी है उसमें कुछ नया निकालने की प्रक्रिया को रिसर्च कहा जाता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, इसलिए कुछ कुछ नोट्स हिंदी में भी लेके आए हैं। शोध एक गंभीर शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें समस्या से संबंधित
सूचनाओं को एकत्र करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने में व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर किसी समस्या को हल करने या समझने के लिए हम लोग रिसर्च का प्रयोग करते हैं। तो रिसर्च में भी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट में लीड टू द डेवलपमेंट और जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज रिजल्टिंग इन अ प्रेडिक्शन इन पॉसिबिलिटी अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। तो रिसर्च, अगर सिंपल भाषा में रिसर्च समझने की कोशिश करिए, रिसर्च मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। सर्च मतलब तलाश करना, खोज करना, री मतलब दोबारा, दोबारा खोज करना, दोबारा कुछ तलाश करना। तो ऐसी सारी घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं उसमें कुछ नया निकालने की प्रक्रिया को भी रिसर्च कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप ऑल टुगेदर बिल्कुल नया कर रहे हैं उसको भी रिसर्च कहा जाता है। देखिए, रिसर्च आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पूरी रिसर्च की रेगुलर क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होता। रोज रात को 9 बजे, 9:15 बजे क्लास होगी। अगर आपको आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हर कुछ समझ में एक चीज इंटर रिलेट कर गए, आप क्या कर गए, इंटर रिलेट कर गए, कौन सी रिसर्च डिजाइन को कहां पर लगाएंगे हम लोग, कलेक्शन ऑफ डेटा का मेथड कौन सा कहां पर फॉलो होगा, सैंपलिंग की टेक्निक कौन सी होगी, स्केलिंग कौन सा होगा, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट प्रयोग करेंगे। अगर आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक बार जब पूरा खत्म करते हैं क्लास को, रिसर्च को, एंड यू आर एबल टू कोरिलेट, आपस में सह संबंध बैठा पाते हो, तो समझ लीजिए आपको रिसर्च समझ में आ गया। So all those candidates who are joining in the very first time, please do like and subscribe my channel. चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब दोबारा क्लास होगी, ठीक है। तो रिसर्च में समटाइम रिसर्च इज डिफाइंड एज ए मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू अननोन एंड इट इज एन एफर्ट टू डिस्कवर समथिंग। कुछ ना कुछ खोज करने की प्रक्रिया को हम लोग रिसर्च कहते हैं। सम पीपल से दैट रिसर्च इज एन on effort to know more and more about less and less। तो हिंदी में भी नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। आगे क्लिफोर्ड वुडी ने क्या बोला, ये एक बार डिफिनेशन पेपर 1 में आई भी है कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा, making the deductions and reaching the conclusions, and at as carefully testing the conclusions determine whether they fit the formulating a hypothesis or not. So research may also be defined any organized inquiry, discuss and carried out to provide information for solving a problem। कोई भी एक ऑर्गेनाइज, एक व्यवस्थित तरीके से कोई भी आप एक काम ऐसा करते हो जिससे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उसको भी हम लोग रिसर्च कह सकते हैं क्लिफोर्ड वुडी के अनुसार। तो बेसिक रिसर्च में अगर बहुत डिटेल में, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, किन किन कारणों की हम लोग, जब कोई एक आपको होता है कि टू ऑब्टेन द रिसर्च डिग्री, मास्टर की डिग्री आपको प्राप्त कर रहा है, मास्टर मतलब एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं आप, तो कई सारे कारणों की वजह से हम लोग रिसर्च करते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, बट मेन मुद्दा क्या है कि ऑब्टेन द रिसर्च डिग्री या कुछ नई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को के लिए भी हम लोग रिसर्च किया जाता है। रिसर्च मुख्यतः दो कारणों से, दो मतलब निकलते हैं। एक ऐसी सारी घटनाएं विच इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन न्यू थिंग इन द एग्जिस्टिंग वन, ऐसी प्रक्रिया को भी रिसर्च कहा जाता है। उसके अलावा बिल्कुल नया खोज करने की प्रक्रिया को भी, नया खोज करने के प्रोसेस को भी हम लोग रिसर्च कहते हैं। अगर रिसर्च एथिक्स की बात करें, अनुसंधान की नैतिकता की अगर हम लोग बात करें, तो कई सारी हमारी अनुसंधान की नैतिकता है। तो कई सारी चीजें हैं कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग बताएं कि ऑफलाइन कोचिंग में आप लोगों को कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं कि आपको हर चीज, पहला हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी, स्ट्राइव फॉर ऑनेस्टी इन ऑल साइंटिफिक कम्युनिकेशन, ऑनेस्टली रिपोर्ट द डेटा, रिजल्ट्स, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस, डोंट फैब्रिकेट, falsify or misrepresent data, don't deceive the colleagues, granting the agencies or the public। ऑनेस्टी दिखाना है, ईमानदारी दिखाना है, पूरी तरह से जैसा परिणाम आ रहा है। भारत में लोग क्या करते हैं, देखिए हाइपोथेसिस जो होती है, परिकल्पना, दो टाइप के लोग हम लोग बनाते हैं, एक नल बनाते हैं, एक अल्टरनेट बनाते हैं। नल मतलब शून्य, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, ठीक, वैकल्पिक।
तो वैकल्पिक हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग की हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने अपनी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मेथड को मैनिपुलेट करते हैं, परिणामों को मैनिपुलेट करते हैं, पब्लिकेशंस को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको ये अनुसंधान की नैतिकता या रिसर्च की एथिक्स ये कहती है, देयर शुड बी सर्टेन ऑनेस्टी वट एवर द रिजल्ट्स आर कमिंग आउट, जैसे जो परिणाम आ रहे हैं वी शुड प्रेजेंट द दोज रिजल्ट्स सेम टू सेम, आप उसको लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य, strive to avoid bias in experimental design, data analysis, data interpretation, peer review, personal decision, grant writing, expert testimony, and other aspect of research where objectivity is expected or required. Avoid or minimize bias or self-deception, disclosure, personal or financial interest that may affect the research. तो ऑब्जेक्टिविटी शुड भी, उद्देश्य रिसर्च का क्लियर होना चाहिए। नहीं बाद में क्या होगा कि जो भी परिणाम निकल के आएंगे आप बोलोगे मेरा यही ऑब्जेक्टिविटी थी। इंटीग्रिटी बताइए आपको, कीप योर प्रोमिसेस इन एग्रीमेंट, एक्ट विद द सिंसियरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन। केयरफुलनेस, सावधानी से काम करिए। अवॉइड द केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंसी, तो छोटी छोटी चीजें होती है, हम लोग लापरवाही करके केयरलेस दिखाते हैं, उससे हमारी क्या होती है, बहुत छोटी छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उससे क्या होता है ओवरऑल परिणाम आपके खराब निकलते हैं। तो अवॉइड द केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंसी, carefully and critically examine your own work and the work for your peers. Keep good record of research activities such as data collection, research design, and correspondence with the agencies or journals. Openness, share the data, results, idea. ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर ली, जो भी परिणाम आ रहा है उसको शेयर नहीं कर रहे, लोग उसको कॉपी कर लेंगे, नहीं। देखिए हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं कि कहीं ना कहीं होता है लिटरेचर रिव्यू जिसको बोलते हैं, साहित्य की समीक्षा इसको कहा जाता है। साहित्य की समीक्षा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि आपको क्या हो कि जो कुछ भी रिसर्च पहले हो चुकी है आपको उसका पूरा आइडिया हो, ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो पाए, सेम काम ना हो पाए, ओवरलैपिंग ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज अपने डेटा को, रिजल्ट्स को, आइडियाज को ओपनली बताना पड़ेगा। बी ओपन टू द क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज। अगर कोई आपकी रिसर्च को क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो ओपन रहिए, करने दीजिए लोगों को, जिससे कि और आपके नए नए आइडियाज भी आपके सामने आएंगे। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, भाई मतलब कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की हम लोग यहां पे बात करेंगे। ऑनर द पेटेंट्स, कॉपीराइट, अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डोंट यूज अनपब्लिश्ड डेटा, मेथड्स और रिजल्ट विदाउट परमिशंस, गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, give proper acknowledgement or credit for all contribution to the research, never plagiarize। मतलब जो कुछ भी कहीं से उठा रहे हैं कोशिश करिए कोई ऐसा डेटा मत लगाइए अपने थीसिस में जो पहले से ही कॉपीराइट हो या पेटेंट हो या किसी भी फॉर्म में पहले ही पब्लिश हो चुका हो, या बिना किसी की परमिशन के आप अनपब्लिश डेटा को अपनी थीसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप पब्लिश डेटा को भी इंक्लूड करते हैं तो उसको बिब्लियोग्राफी में, रेफरेंसेस में उसकी आपको पुष्टि, रेफरेंसेस में यू हैव टू बी इंक्लूड इन अ रेफरेंसेस पार्ट। नेवर प्लेगराइज, कॉपी पेस्ट मत करिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन सच एज पेपर्स और ग्रांट्स सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, पर्सनल रिकॉर्ड, ट्रेड और मिलिट्री सीक्रेट्स और पेशेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंशियल, अगर रिसर्च कोई कॉन्फिडेंशियल है तो चीजों को उसको आप कहीं भी सबमिट कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंशियली रखिए। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, पब्लिश इन ऑर्डर टू एडवांस रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, नॉट टू एडवांस जस्ट योर ओन करियर। अवॉइड वेस्टफुल एंड डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन। तो नहीं लोग रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश कराते हैं तो कोशिश करिए अच्छी क्वालिटी में पब्लिश कराइए। जस्ट बिकॉज ऑफ योर करियर के चक्कर में नहीं कि 2 पेपर 4 पेपर 10 पेपर छपा लिया आपने। वट एवर द कंटेंट यू आर राइटिंग, जो भी कंटेंट लिख रहे हैं ऐसा लिखिए ताकि लोगों को लोग आगे लोग प्रयोग में ला सकें, उससे कुछ लर्निंग मिले उसको। रिस्पॉन्सिबल मेंटरिंग की बात करेंगे। हेल्प टू एडुकेट, मेंटर एंड एडवाइज द स्टूडेंट्स, प्रमोट देयर वेलफेयर एंड अलाउ देम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के लिए। स्ट्राइव टू प्रमोट सोशल गुड एंड प्रिवेंट एंड मिटिगेट सोशल हार्म्स थ्रू द रिसर्च। पब्लिक एजुकेशन एंड एडवोकेसी, कोशिश करिए कि समाज को भी कुछ फायदा हो, सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझिए आप। सोशल हार्म्स जो भी होते, सामाजिक जो भी दिक्कतें हैं उनको मिटिगेट मतलब हटाइए उसको। एजुकेशन बढ़ाइए, एडवोकेसी करिए किसी चीज का,
ताकि लोगों को एक सामाजिक जिम्मेदारी भी आपको रिसर्च के साथ समझना पड़े। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कॉलीग्स और स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, एथनिसिटी, अदर फैक्टर। मतलब भेदभाव नहीं करना है कि यहाँ का है, आप जानबूझ के किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, आई कांट टेक द नेम ऑफ सर्टेन स्टेट्स, कि किसी स्टेट पे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, जानबूझ के आप बोले नहीं उसको माना परिणाम अच्छे आ रहे हैं, बट आपके एक मन में दिमाग में बना हुआ है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की या सिटी की एजुकेशन जो स्टैंडर्ड्स है वो खराब है, तो अगर अच्छे परिणाम आ रहे हैं उसके बावजूद भी डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको किसी भी तरीके का नहीं करना है। कॉम्पिटेंसी, maintain and improve your own professional competency and expertise through the lifelong education and learning. Take steps to promote competency in a science as a whole. हम आपको बोलते भी हैं, कई बार बोलते हैं कि जो हायर एजुकेशन है, प्राइमरी है या जूनियर है, 11th-12th है, उसमें आपको लाइफ टाइम लर्निंग की बात नहीं करना, जो भी किताबें आ रही है उसी को पढ़ना है। बट यहां पर हम लोग क्या बात करते हैं, हायर स्पेशली इन द हायर एजुकेशन, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, एक कंटिन्यूअस एक मतलब थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर आपको कुछ ना कुछ नया चीजें सीखनी है, कोई नया चीज सीखेंगे तभी आप आगे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बता पाएंगे। लीगलिटी, कानूनन, नो एंड ओबे द रिलेवेंट लॉ एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसीज को मानिए, रूल्स रेगुलेशंस को मानिए। एनिमल केयर, सो प्रॉपर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एनिमल्स व्हेन यूजिंग देम इन रिसर्च, डोंट कंडक्ट अननेसेसरी और पुअरली डिजाइन एनिमल एक्सपेरिमेंट। जो लोग एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं, हस्बेंड्रीज पर रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर उनका यूज कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर उनकी केयर भी करिए। उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि बोलते हैं कि लिमिटेशन शुड बी फ्रेंकली रिवील्ड, जो हम नोट्स देते हैं उसमें लिखा होता है। इसके अलावा भी कई एथिक्स हैं, या लिमिटेशन शुड बी फ्रेंकली रिवील्ड, मतलब आपके रिसर्च के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी सीमाएं, कोई भी लिमिटेशंस आ रही हैं, आप अपनी रिसर्च में उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज कर दीजिए, ताकि आगे कोई रिसर्च करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो मत करे। बस वट एवर द लिमिटेशंस, वट एवर द ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियां आपने फेस करी अपनी रिसर्च के दौरान, यू शुड इंक्लूड, यू शुड टेल द पब्लिक कि वट एवर द लिमिटेशंस हैव बीन फेस सो फॉर इन द लास्ट 3 ईयर और 4 ईयर, उसको लिख दीजिए। और हम लोग बात करते हैं कि जो एनालिटिकल टूल्स होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसमें आपने सुना होगा टी टेस्ट या जेड टेस्ट या एप टेस्ट या अनोवा, नॉन पैरामेट्रिक में बहुत कॉमन है काई स्क्वायर, तो जो भी केयरफुली चूजन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो मतलब बहुत सावधानी पूर्वक आप पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग करिए। रिसर्च में हमने स्टार्टिंग में बता दिया, सभी चीजें सभी जगह प्रयोग नहीं ला सकती, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने लक्षण हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द ईच टॉपिक इंडिपेंडेंटली, हर टॉपिक को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा, फिर आपस में सबको कोरिलेट करना पड़ेगा, कहीं पर भी कोई भी चीज नहीं लगा सकते। तो देयर शुड बी केयरफुली चूजन ऑफ एनालिटिकल टूल्स। आगे बताएंगे कौन सा टेस्ट कौन सा कहां पर लगता है। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, रिसर्च का उद्देश्य पूरा क्लियर होना चाहिए, लिमिटेशन शुड बी फ्रेंकली रिवील्ड, एनालिटिकल केयरफुली चूजन ऑफ एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा हमने बताया कोई भी डेटा कहीं से उठा रहे हैं उसको बिब्लियोग्राफी में उसको लिखिए आप। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हैं, हर चीज का दिमाग में रखना है। तो क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च की बात करिए या रिसर्च एथिक्स की बात करिए, अनुसंधान की नैतिकता की बात करिए, तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बताइए यहां पर तक कोई डाउट हो, बेसिक रिसर्च में बहुत बेसिक में कोई डाउट बताइए। आगे हम लोग बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा की बात करेंगे, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। Anybody is having any doubt, do tell me, किसी को कोई डाउट बताइए। आगे बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा की हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी तक की कोई डाउट हो एथिक्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में, एथिक्स ऑफ रिसर्च में, या बेसिक रिसर्च क्या होता है, थोड़ा सा भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग।
जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट हो जल्दी बताइए। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य की समीक्षा की हम लोग बात करने वाले हैं। तो साहित्य की समीक्षा क्या होती है, बेसिक की हम लोग बात करेंगे, जर्नी थ्रू द लिटरेचर। देखिए, साहित्य की समीक्षा क्या मतलब, स्टडी ऑफ द पास्ट डेटा, पुराने डेटा की स्टडी को, जो पूरा अपनी आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को। क्योंकि जब तक कि आप पुराने लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ेंगे, पुराना साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि वट एवर द वर्क हैज बीन डन सो फॉर। क्योंकि अगर आप कोई बिना लिटरेचर रिव्यू किए अपना टॉपिक चूज करते हैं तो डुप्लीकेसी 100% हो जाएगी। क्योंकि आपको तो बिल्कुल सब काम नहीं लगेगा जो आप काम करना चाह रहे हैं। बट जैसे नॉर्मली कोई भी रिसर्च का मतलब है कि कुछ बिल्कुल नया करना या पुराने में से कुछ नया करना, बट ओवरऑल तो आपको नया करना पड़ेगा, अदरवाइज डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो लिटरेचर रिव्यू होता है कि स्टडी ऑफ द पास्ट डेटा, पुराने डेटा के पुराने डेटा को, पुरानी रिसर्च को, पुराने साहित्य को पढ़ने को हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्या क्या काम आपकी फील्ड से रिलेटेड पास्ट में, भूतकाल में हो चुका है। उसी लिटरेचर रिव्यू को पढ़ के आपको समझ में आएगा, तभी आप निकाल पाओगे कुछ रिसर्च गैप। क्योंकि सारी रिसर्च में कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होंगी, सर्टेन कुछ टाइम फ्रेम्स होंगे। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं वो आगे हम कभी बताएंगे आपको, एक वर्कशॉप भी करेंगे हम लोग, तब बताएंगे आपको। बट अभी आपको समझा रहे हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ऑल अबाउट साहित्य की समीक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द पास्ट डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में बताएंगे। Review of literature is a summary of all the reviews from various research literature related to the current studies carried out by the researcher. It helps to discover what is already known about the research problem and what more has to be done. यही बताया ना आपको, इससे ये भी हमको मदद मिलती है कौन कौन से आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से काम पहले हो चुके हैं और उसमें क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द अब्दुल्ला एंड लेविन, the material gathered in the literature review should be included as a part of the research data, since it influences the problem and research design. It can be used to compare the result and finding from the current data. होता ही हम लोग इंक्लूड करते ही हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी हिंदी में भी लिख के लाए थे आप लोग, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे कोई दिक्कत ना हो, नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। डिफिनेशन की बात करें, लिटरेचर रिव्यू इज एन असेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ रिसर्च दैट एड्रेस ए रिसर्च क्वेश्चन and organize written presentation of what has been published on a topic by the scholars. बर्न्स एंड ग्रोव ने बोला है, किसी भी स्कॉलर्स के द्वारा, रिसर्च स्कॉलर के द्वारा ऐसे सारे काम जो पहले हो चुके हैं उनको एक ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन करना उनकी। एंड अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड बाय एक्रेडिटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर। टेलर 2011 में ये बात बोली है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करते हैं, अच्छे लिटरेचर रिव्यू की, अच्छे साहित्य की समीक्षा की क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उनकी अब हम लोग बात करते हैं। एक गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा, एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस, एक सब कुछ उसमें रेफरेंसेस इंक्लूड होना चाहिए। इट शुड बी सिस्टमेटिक होना चाहिए। उतना नहीं, आगे आपको बताएंगे बिब्लियोग्राफी और अपना कैसे लिखते हैं हम लोग रेफरेंसेस। एक एपीए स्टाइल होता है, एक एमएलए स्टाइल होता है, तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा, सिस्टमेटिक। इधर यू कैन फॉलो द ईयर वाइज और यू कैन फॉलो द अल्फाबेटिकली। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ऐसा प्रोड्यूस करिए ताकि लोग उसको दोबारा, ऐसा लिखिए ताकि लोग उसको दोबारा कोई रिप्रोड्यूस कर सके। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायसनेस, सब कुछ बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। इट शुड बी वेल रिटन, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट, इट शुड बी क्लियरली सर्च एंड सिलेक्टेड, एक्यूरेट रेफरेंसेस शुड बी गिवन इन द रिव्यू। आप जो भी डेटा जहां से उठा रहे हैं उस सब को आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। रिसर्चर का बैकग्राउंड, जो एक इंसान रिसर्च कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। एन एक्सपीरियंस रिसर्चर फाइंड इट्स इजी टू प्रिपेयर रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन ए बिगिनर, वो तो ये नया इंसान ठीक से लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर नहीं कर पाता। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट,
इट इज इजी टू कलेक्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर फॉर सिंपल एंड इजी रिसर्च प्रोजेक्ट देन द कॉम्प्लेक्स वन। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधन कौन कौन से हैं, स्टडी टाइम फ्रेम, समय कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य क्या होते हैं लिटरेचर रिव्यू करने के। पहला उद्देश्य होता है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम, ये बता ही चुके हैं। पहला उद्देश्य है कि ऐसी सारी चीजें जो पहले हो चुकी हैं रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको पता लगाने की कोशिश की है। दूसरा होता है इट हेल्प टू बिल्ड अप प्रीवियस नॉलेज, पुरानी नॉलेज पुराना ज्ञान मिलता है। मेनी पब्लिश रिसर्च स्टडीज कंटेन द रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च फ्रॉम विच वी कैन गेट आइडिया फॉर ए न्यू रिसर्च स्टडी। हर रिसर्च पेपर या हर रिसर्च थीसिस में हम लोग फ्यूचर रिसर्च भी लिखते हैं, स्कोप फॉर फ्यूचर रिसर्च। उससे आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि आपको एक नया काम क्या करना चाहिए। इट मेक्स रिसर्चर नो व्हाट रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन इन अ पर्टिकुलर एरिया सो एज टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ये भी बता चुके हैं आपको पता होगा कि कौन कौन से काम पहले हो चुके हैं, उससे डुप्लीकेशन नहीं होगा। इट इज नेसेसरी टू नैरो द प्रॉब्लम्स टू बी स्टडीज, identify questions to body of research does not answer। आगे it help researchers to get acquainted with the relevant theory, strategies, tool and instrument for conducting the research। आपको उससे ये भी आइडिया मिल जाता है कि कौन से टूल्स फॉलो करने हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करने हैं आपको अपनी रिसर्च में। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज ऑफ कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी, इससे आपको एक ये भी आइडिया मिल जाता है किस किस तरीके से अपनी रिसर्च को आप पूरा कर सकते हो। It also helps to identify comparative data to so helps in interpretation and discussion of previous study। इससे हम लोग एक तुलनात्मक स्टडी भी कर सकते हैं, तुलनात्मक डेटा होगा उससे हम चीजें इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अब आया टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कितने प्रकार के लिटरेचर रिव्यूज होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल और नैरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ट्रेडिशनल और नैरेटिव, इसमें क्या करते हैं, दिस टाइप क्रिटिक एंड समराइज लिटरेचर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट ए टॉपिक। इसमें हम लोग क्रिटिक करते हैं, समराइज करते हैं पूरे साहित्य को, एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशन। इससे क्वेश्चन आता है बहुत सारा। सेकंड हुआ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस मेथड यूज मोर वेल डिफाइंड अप्रोच मेनली यूज फॉर मेकिंग ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल पब्लिश एंड अनपब्लिश स्टडीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो दिस मेथड यूज मोर वेल डिफाइंड अप्रोच होती है, मेनली यूज फॉर मेकिंग ए कंप्लीट लिस्ट, एक कंप्लीट लिस्ट बना ले कौन कौन से पब्लिश डेटा है, कौन कौन से अनपब्लिश। मेटा एनालिसिस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस टाइप ऑफ रिव्यू टेक्स लार्जर क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स एंड कंडक्ट ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू इंटीग्रेट दोस फाइंडिंग एनहांस द अंडरस्टैंडिंग। जब हमारा एक डेटा हमारा किसमें होता है, डेटा हमारा एक नंबर में होता है, क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स होती है, उसको हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उसको एक मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा सिंथेसिस की क्या होता है, दिस इज नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू इंटीग्रेट एंड इवैल्यूएट द इंटरप्रेटेड फाइंडिंग्स ऑफ मल्टीपल सिमिलर क्वांटिटेटिव स्टडीज टू आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट। तो कई सारे हमारी सब क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन एलिमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, जिससे कि हम लोग कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकाल पाए। अब आया सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कहां से लिटरेचर रिव्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू तो पूरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जिससे ओरिजिनल ऑथर ने लिखा है। प्राइमरी सोर्स इज लिटरेचर रिसोर्स ऑफ स्टडी रिटन बाय द ओरिजिनल रिसर्चर। इट इज रिसर्च पब्लिकेशन रिटन बाय द पर्सन और पीपल हु कंडक्टेड द रिसर्च। एग्जाम्पल रिसर्च आर्टिकल, अनपब्लिश थीसिस, डिसर्टेशंस, पर्सनल डायरी, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। तो जो ओरिजिनल ऑथर ने जो चीज लिखी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। वही सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड और रिटन बाय द समवन अदर देन द ओरिजिनल ऑथर। जैसे कि आपने जब लिटरेचर रिव्यू लिखे 50 लोगों का, उन 50 लोगों के बेसिस पे कोई अगला लिख रहा है, वो उन्हीं 50 को मेंस, क्योंकि हमने उसमें कुछ ना कुछ एनालिसिस किया होगा, बट उसी की उन 50 लोगों का अलग अलग पेपर पढ़ेंगे आप, वो प्राइमरी सोर्स होगा, बट उन पेपर के बारे में दूसरे तीसरे इंसान ने लिखा है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। These are the excellent source that can provide general background information to help narrow or broaden the focus of topic। अब बात करते हैं रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू। कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, मैगजीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हो गया, आजकल देखिए शोध गंगा है, नहीं शोध गंगा हो गया, स्कोपस हो गया, बहुत सारी इंडेक्सिंग्स हैं, बुक्स हो गया, जर्नल, कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस की बात करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी हो गई, रिसर्च रिपोर्ट, ये हमारे एक संसाधन होते हैं साहित्य की समीक्षा के। ठीक, नेक्स्ट हुआ स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं।
पहला हुआ चूज योर टॉपिक, अपने टॉपिक को चूज करिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीक्वेंस में लगाने के लिए। आइडेंटिफाई डेटाबेस एंड रिसोर्सेज, डेटाबेस और रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करिए, कहां से आपको उठाना है। सर्च एंड रिफाइन, रीड एंड एनालाइज एंड राइट द रिव्यू। 5 स्टेप होते हैं। पहला चूज योर टॉपिक, आइडेंटिफाइंग द डेटाबेस एंड रिसोर्सेज, सर्च एंड रिफाइन, रीड एंड एनालाइज, राइट द रिव्यू। अब भाई स्टेजेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कौन कौन सी, कई सारी स्टेज होती है। पहला होगा स्टेज 1। स्टेज 1 क्या होती है? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कहीं पर भी, बहुत सरल चीजें इसलिए इसको जल्दी से बता दे रहे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में अभी भी बता रहे हैं। जहां पर भी दिक्कत लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? एट दिस स्टेज रिसर्चर रीड आर्टिकल्स, बुक्स एंड अदर टाइप ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रिसर्च, राइट ए ब्रीफ क्रिटिकल सिनॉप्सिस ऑफ ईच रिव्यू। ठीक, पहली स्टेज हो गई ये। स्टेज लगाने को आता सीक्वेंस में। स्टेज 2 हो गए थेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। स्टेज 3 में मोर रीडिंग की बात करते हैं। स्टेज 4 में इंडिविजुअल सेक्शन को राइट करने की बात करते हैं। और 5 में इंटीग्रेट सेक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो कंटेंट ऑफ द रिव्यू में क्या होता है? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक, ये नहीं पढ़ना है, ये आपके पार्ट नहीं है। तो बेसिक हमारा लिटरेचर रिव्यू में भी इतनी चीजें हैं। अगले बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस की, ये बताएंगे कल हम, लेकिन आज को बेसिक बता दे रहे हैं क्या होता है। पहला होता है